हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम पढ़ेंगे अब पॉलिटी का करंट अफेयर्स, जिसमें पहला हमारा प्रोजेक्ट होगा सोनी। सोनी प्रोजेक्ट बेसिकली ये है हमारा सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण इरिगेशन योजना है। इसको PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है और इसको शॉर्ट में हम सोनी प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स 2017। तो आइए पढ़ते हैं हम सोनी प्रोजेक्ट। ओके, सोनी योजना ये आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में कि लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4। तो लिंक 1 में आप देख रहे होंगे वहाँ पे सैनी डैम है, वेनू डैम है, हिरन डैम है, रैनी डैम है। अब वो लोग ये डैम बना कहाँ है, तो बेसिकली गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है, जहाँ पे रेनफॉल हमारी 50 to 100 सेंटीमीटर होती है और बहुत कम यहाँ पे रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पीने का पानी, इरिगेशन, और इरिगेशन नहीं हो पाएगा तो हमारा एग्रीकल्चर हमारा इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो नर्मदा से हमने नर्मदा से इसको हमने कनेक्ट किया है, इस डैम को, सोनी प्रोजेक्ट को। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं सौराष्ट्र का रीजन। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सोनी में देखिए, इसको बेसिकली सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सोनी प्रोजेक्ट। तो PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। तो क्या क्या काम होगा भाई इससे? बेसिकली इसका काम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होगा, इरिगेशन के लिए होगा, ड्रिंकिंग वाटर के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि वो सूखा पड़ा हुआ रीजन होता है सौराष्ट्र रीजन। और इसमें सबसे सही ये काम ये हुआ ना, पाइप कैनाल। ओके, पाइप कैनाल एकदम नया कॉन्सेप्ट है जिससे ये UPSC में पूछा जा सकता है। तो ये अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के नीचे नीचे पाइप डाला गया है कैनाल के लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि हमें लैंड एक्विजिशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, पाइप कैनाल में। तो इससे हमारा लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और हम पानी अंडरग्राउंड ही भेज पाएंगे इससे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी यहाँ पे सिल्टेशन की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, जब सिल्टेशन हो जाएगा या हमारी इसकी डेप्थ, मान लीजिए हमारा कैनाल है, पाइप है, और यहाँ पे जब नदी से पानी लेके आएंगे तो उसमें सिल्ट होता है, ठीक है। तो जब सिल्टेशन हो जाएगी यहाँ पे, तो इसकी डेप्थ कम हो जाएगी, जिससे कि वाटर कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम हो जाएगी। तो इसको क्लीन करने में थोड़ी सी हमें जहमत उठानी पड़ सकती है। उसके बाद देखिए, गुजरात का ही न्यूज़ है कि पटीदार कम्युनिटी को 10% उनको कोटा मिल गया था, ठीक है, रिजर्वेशन मिल गया था, क्योंकि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उसे क्वेश्चन कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसने बोला केवल सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को ही कोटा दिया जा सकता है, जो कि SC ST हैं। इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उसको कोटा नहीं मिलेगा, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उसको कोटा दिया जाएगा। अब देखिए, अब बात ये हो रही है कि कह रहे हैं कि डायरेक्ट हमारा मेयर का इलेक्शन कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, तो इसमें क्या था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट हमारा बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए था, ठीक है, और ये विलेज के लिए था, ठीक है, और ये हमारा टाउन के लिए था, ठीक है, टाउन या मेगा सिटीज़ जो हमारी हैं इनके लिए था। तो आप बोलोगे यार 73rd और 74th लाने का क्या मतलब था? लाने का मतलब ये था कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना था। क्यों? क्योंकि पावर अभी तक हमारा यहाँ पे सेंटर में थी, ठीक है, दिल्ली में बैठी हुई थी। उसके बाद जो हमारे 29 स्टेट्स हैं और 7 UTs हैं, इनमें बटी हुई थी। लेकिन जो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे इनडायरेक्टली हमारा रिप्रेजेंट होता है, डायरेक्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। हम लोग कुछ MLA को या MPs को चुनाव करके भेजते हैं, वो जाके वहाँ पे डिसीजन लेते हैं। MLA लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारा डिसीजन मेकिंग करते हैं और जो MP होते हैं हमारे लोकसभा में करते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया कि नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाए और डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे थोड़ा सा रिसर्च किया जाए कि डायरेक्ट लोगों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हो। इसके लिए हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट लाया था। तब देखिए क्या हो, अब जब लाया गया तो हमारे यहाँ केवल 3 लिस्ट है। पहली लिस्ट है हमारी सेंटर, स्टेट और कंकरेंट, ठीक है। ये 3 लिस्ट होने के कारण क्या हुआ कि सेंटर जो होगा ये सेंटर लिस्ट पे
यूनियन लिस्ट पे हमारा काम करेगा। ओके, सेंटर के पास यूनियन लिस्ट पे काम करेगा, स्टेट लिस्ट पे काम करेगा, कंकरेंट लिस्ट पे, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन ये सेंटर ने भी रूल बनाया और स्टेट ने भी रूल बनाया, तो सेंटर का रूल प्रिवेल कर जाएगा ओवर द स्टेट। ठीक है, तो हमारे यहाँ लिस्ट ही 2 है, तो 3 लिस्ट है, चौथी लिस्ट भी होनी चाहिए ताकि जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए हमारे काम को बताया जाए, लेकिन नहीं। तब क्या हुआ, जो हमारा स्टेट लिस्ट है उसी से ही काम निकालकर 73rd को और 74th को दिया गया। मतलब 73rd को मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो विलेज में है उसको स्टेट लिस्ट से ही काम मिलेगा, और जो हमारे टाउन एरियाज़ हैं जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और काउंसिल्स, नगर पंचायत है, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, तो उनको भी स्टेट लिस्ट से काम मिलेगा। मतलब पावर स्टेट से निकालकर हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को टाउन एरियाज़ में दिया जाएगा। लेकिन कोई भी इंसान अपने पावर को नहीं छोड़ना चाहता है, तो स्टेट ने क्या किया कि जो हमारा इलेक्शन होना है मेयर्स का, ये अब किस पे डिपेंड होगा, हमारा स्टेट पे ही तो डिपेंड होगा। तो उसने ना उसका टेन्योर फिक्स किया, ना मैनर ऑफ इलेक्शन फिक्स किया गया, ना ही पावर फिक्स किया गया। ये सब हमारे स्टेट के मर्जी पे डिपेंड करेगा। मतलब हिमाचल प्रदेश के मेयर का अलग पावर होगी तो यूपी के मेयर की अलग पावर होगी। उसी तरह से आंध्रा के मेयर की अलग पावर होगी तो तमिल के मेयर की अलग पावर होगी। अब स्टेट ने बोला कि यार बात ये है कि यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, जो हमारे मेयर का चुनाव होगा तो स्टेट का पावर कम हो जाएगा। तो स्टेट ने वहाँ पे एक कमिश्नर बैठा दिया कि जो भी हमारा काम होगा वो हमारे कमिश्नर साहब निपटा देंगे। तो इस तरह से हमारा मेयर का जो पोस्ट था, ठीक है, ये मेयर का पोस्ट हमारा बाईपास हो गया। तो जो भी आप टाउन एरिया में देखेंगे तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो बेसिकली कमिश्नर, वो उसको ज़्यादा उसको पावर मिली है एज़ कम्पेयर टू कि मेयर। तो यही इशू आ रही है कि हम मेयर को डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाए उनका। ओके, मेयर का हमारा जो इलेक्शन है डायरेक्ट कराया जाए, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो इनरेगुलरिटीज़ है, इसका डायरेक्ट जो अकाउंटेबल हो हमारा मेयर हो। लेकिन चैलेंजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्टेट नहीं चाहती है पावर देना, और म्यूनसिपल जो कमिश्नर होते हैं यही सारी हमारे ड्यूटीज़ होते हैं मेयर की परफॉर्म कर देते हैं, इसलिए हमारा मेयर बाईपास हो जाता है। लेकिन कुछ स्टेट्स में क्या हुआ है कि वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं, जैसे राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने भी अभी इसको एबॉलिश कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल स्टेट और कमिश्नर कैसे ये टाउन में जो मेयर होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं पीपल के द्वारा, ओके, ये डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, और इनकी कैसे पावर को बाईपास किया जा रहा है, ये हमारा इशू आ रहा है। दोस्तों अगला देखेंगे हमारा जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब ये होता है कि कंपटीशन हो। कंपटीशन कैसा हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, नहीं, पॉजिटिव कंपटीशन हो। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक पड़ोसी हमारे हैं, उन्होंने तैयारी की IAS की और वो IAS बन पाए, और मैं क्या था, एक मैकेनिक था, ठीक है। तो जो ट्रिकल डाउन अप्रोच होती है ना, कि मैंने देखा इनके पास लाल बत्ती तो अब छिन गई है, लेकिन काफ़ी पावर है इनके पास, तो मैंने बोला ठीक है मैकेनिक हूँ, लेकिन बच्चे को क्या करूँगा ना, अच्छा एजुकेशन दूंगा और पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप, और इसको भी IAS बनाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कंपटीशन की भावना हो गई। इसी तरह कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या हुआ कि सेंटर स्टेट के साथ और स्टेट के साथ। अब बोलोगे सर कोई एग्जाम्पल बताओ, तो जो हमारा छत्तीसगढ़ का मॉडल है PDS डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको ऑल ओवर इंडिया में लोग लगाना चाह रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो PDS में लीकेज है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ ने मैनेज किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉटम टू टॉप अप्रोच है ये। यहाँ पे सेंटर स्टेट से और स्टेट से कंपटीशन करेंगे, पॉजिटिव कंपटीशन करेंगे, ताकि डेवलपमेंट के व्हील पे बैठकर आगे बढ़ा जाए और दुनिया से कंधा मिलाकर चला जाए। अब देखिए, अब बात यह है कि सेंटर ने क्या किया है कि जो भी की इशूज़ हैं, सेंटर ने सारे अपने फाइनेंस, ओके, और मेनली फाइनेंस, ये सब चीज़ें हमारी सेंटर के पास है जो की इशूज़ हैं, ठीक है। लेकिन स्टेट को जो काम मिला हुआ है ना स्टेट लिस्ट में, ये वेलफेयर का काम मिला हुआ है,
ठीक है। तो जब तक प्लानिंग कमीशन थी ना, तो हमेशा प्लानिंग कमीशन डायरेक्शन दिया करती थी स्टेट को कि भाई साहब जो मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से कह रहा हूँ उस तरह से आप काम कीजिए। लेकिन जैसे हमारा प्लानिंग कमीशन एबॉलिश्ड हुआ, तब स्टेट को अब प्लानिंग कमीशन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसे कोई गाइडलाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से चीज़ें अपना पॉलिसी फार्मूलेट करनी है और उस पर काम करना है। उसके बाद सेंटर क्या करती है कि स्टेट को हमारा एड देती है, हर मतलब सेंटर क्या करती है, जो पैसा इनके पास आता है ये सेंटर को, स्टेट को पार्ट देती है, ठीक है। तब जो हमारा 32% हमारा पैसा जाता था, अब ये इंक्रीज करके 42% हो गया है। तो ठीक है जी, बढ़िया, सेंटर स्टेट में रिलेशन काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा कि सेंटर ने बोला कि जो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो अपने आप से आप प्लान कीजिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटीज तय कीजिए, उस पर एक्सपेंडिचर अपना प्लान कीजिए, तब खर्च कीजिए। कहा बहुत सही, ये तो बढ़िया। मतलब कि कुल मिला के क्या हुआ है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में स्टेट को ऑटोनॉमी थोड़ी बहुत मिली है, ये अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, अपना एक्सपेंडिचर लगा सकते हैं। इसके बाद स्टेट को और फ्री कर दिया जाएगा कि जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि केरला की ज़रूरत कुछ अलग होगी, ठीक है, तो तमिल की ज़रूरत अलग होगी, यूपी की ज़रूरत अलग होगी। तो सेंटर तो एक आंख से सबको देखेगा, 29 स्टेट प्लस 7 यूटीज़ को एक आंख से देखेगा। लेकिन स्टेट में क्या हुआ कि उनकी प्रियोरिटीज़ अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे आप केरला में जाएंगे, आप वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया करना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, कहीं पे हेल्थ बहुत अच्छा है, तो इस तरह से अपनी क्या करेंगे, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसकी प्रायोरिटीज़ आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा स्टेट है इसको नेशनल ऑब्जेक्टिव में काम करना चाहिए। अब देखिए ज़रा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आंध्रा को आप देखेंगे तो हैदराबाद भी टेक्निकल हब है, और वही बगल में उसका स्टेट है कर्नाटका, तो आप बैंगलोर उसकी कैपिटल है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पे भी एक टेक्निकल हब हुआ है उनका। उसी तरह से आप लैंड रिफॉर्म की यदि आप बात करते हैं तो गुजरात में क्या हुआ, गुजरात ने भी लैंड को चेंज किया है, लैंड रिफॉर्म को चेंज किया है। तो महाराष्ट्र ने भी किया, आंध्र प्रदेश ने भी किया, राजस्थान ने भी किया और यूपी ने भी किया। लेकिन प्रॉब्लम दोस्त ये हो रही है केवल हैंडफुल ऑफ स्टेट इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि 29 में 25% स्टेट हैं जो मतलब प्रोएक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जो डेफिसिट स्टेट हैं हमारे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इनको एक स्पेशल अटेंशन चाहिए। जैसे कि आपके यहाँ 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे आपके अच्छे निकल गए और 3 थोड़े नालायक टाइप के हैं, तो माँ बाप का हमेशा जो पेरेंट्स होते हैं हमेशा इनका फिक्र 3 लोगों के पास होता है, 2 तो अपने निकल गए, इनको कोई टेंशन नहीं लेना देना। सिमिलर वे कि जब भी हमारे स्कूल में कोई पॉलिसी फॉर्म होती है ना, तो पास होने वाले बच्चों के लिए नहीं होती है, जो फेल होने वाले हैं ना उनको कैसे पास कराया जाए, इस पर वहाँ पे चेक किया जाता है। उसी तरह से बिहार, उड़ीसा, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट हैं ये डेफिसिट स्टेट है, तो गवर्नमेंट को स्पेशल फंड और इन पर अटेंशन देना पड़ेगा। इसके बिना ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हम इमेजिन नहीं कर सकते, ओके। आप देखिए जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है इसमें कुछ इशू आ रही है। तो पहली बात ये है कि रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती हैं दोस्तों। बात ये है कि 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी ओपन हुई थी, ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस हुए, हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होने लगी, FDI आने लगा, तो इस तरह से कुछ रेगुलेटर्स की ज़रूरत पड़ी। जैसे आपने सुना होगा तराई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उस तरह से आप DGCA का नाम सुने होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये लोग क्या करते हैं कि तराई में आप देखेंगे कि BSNL भी काम कर रहा है, ठीक है, साथ में वोडाफोन भी काम कर रहा है, एयरटेल भी काम कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि जो BSNL ये तो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज है, ठीक है, और ये जो हैं हमारे प्राइवेट प्लेयर हैं, ठीक। तो इनको रेगुलेट करने के लिए ताकि आप फेयर प्ले करें, ओके, आप फेयर प्ले करें, कहीं कंपटीशन हार्म ना हो जाए, इसके लिए हम रेगुलेटरी बॉडीज़ को लगाते हैं ताकि इन चीज़ों को और रेगुलेट कर लें।
जैसे आपने तो देख लिया टेलीकॉम में, उसी तरह आप डीजीसीए में देखेंगे तो एयर इंडिया प्लस इंडिगो, जेट एयरवेज। तो एयर इंडिया आपकी इंडिया की है और जेट एयरवेज और इंडिगो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं। तो इनको रेगुलेट करने के लिए हमने डीजीसीए बना दिया। तो आपको एक चीज़ नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्लेयर की तरह भी काम कर रही है और रेगुलेटर की तरह भी काम कर रही है। तो इम्पार्शियल होना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो पहला रीज़न समझ में आ गया आपको, इम्पार्शियलिटी की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे, जब मार्केट इकोनॉमी आई तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि आप देखिए 1991 के पहले हमारी क्लोज इकोनॉमी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि डॉलर कितने रुपए है इससे मतलब नहीं है, सारा प्रोटेक्शन लगा के रखा हुआ था, सारा काम जो करेगी गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर के लिए बहुत कम जगह थी यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें एक तरह से प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन वाली इकोनॉमी थी, तो हमें बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती थी रेगुलेटरी बॉडीज़ को, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स में ज़्यादा थी ही नहीं। लेकिन आफ्टर 1991 क्या हुआ कि हमारा प्राइवेट प्लेयर इंक्रीज कर गए और हमारी इकोनॉमी मार्केट पे अलाइन हो गई। ठीक है, अब मार्केट पे अलाइन हो गई तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो भी मार्केट के हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा। अब एक्सचेंज रेट मान लीजिए हमारे एफडीआई ज़्यादा हो गया और मनी की वैल्यू हमारी इंक्रीज कर गई, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, हार्म कर जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, या कि हमारे यहाँ से एफडीआई चली गई, हमारा रुपया बहुत कम हो गया, तो हमारा क्या होगा कि एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ेगा लेकिन इंपोर्ट हमारा हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आरबीआई उस पर इंटरवीन करती है और रुपए की वैल्यू को रेगुलेट करती है, कम और ज़्यादा कर सकती है। इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग इकोनॉमी, हमारी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। ठीक है, अब इसमें उसके बाद आप सेबी को देख सकते हैं जो हमारा कैपिटल मार्केट में रेगुलेट करती है। तो ये लोग हमारे प्लेयर्स हैं जो हमारे रेगुलेट करते हैं इकोनॉमी को। ठीक है, जैसे हमारा मॉनेटरी पॉलिसी हमारी आरबीआई दिखाती है। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि फेयर प्ले करिए, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कीजिए और एफिशिएंसी भी इंक्रीज कीजिए। तराई का हो गया, डीजीसीए का हो गया, आरईआरए का हो गया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का हो गया। तो ये बेसिकली जो हमारा था ये प्रमोट टू पब्लिक इंटरेस्ट था, ताकि हम फेयर एक्सेस करें, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इस तरह से हम नाबार्ड भी बनाया, सिडबी भी बनाया, नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए रेगुलेटरी बनाया। ये सारी हमारी रेगुलेटरी हैं। लेकिन इशू आपको बता दिया ना, इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट भी प्लेयर की तरह भी काम कर रही है और रेगुलेशन की तरह भी काम कर रही है। उसके बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और आपने देख लिया यहाँ पर डीजीसीए और तराई, ये जितनी भी रेगुलेटरी है ये सब इक्वली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि नॉन अकाउंटेबिलिटी की आ रही है, कि जो रेगुलेटर हैं ये नॉन अकाउंटेबल हैं। तो भाई साहब अकाउंटेबल कौन होगा, तो बोलेंगे जो कंसर्न मिनिस्ट्री है ना वो अकाउंटेबल होगी, मतलब काम आप करो और कंसर्न मिनिस्ट्री है इसके लिए अकाउंटेबल होगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और यही नहीं, जो हमारा एनुअल रिपोर्ट होती है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इनको सबमिट करनी होती है, तो ये भी हमारे सबमिट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आरबीआई ने बोला कि हमारा, अभी आरबीआई पिछले आपको पढ़ाया हुआ कि जो हमारे एसबीआई के नकली ब्रांचेज हैं प्लस महिला वाला जो बैंक है, इनको मर्ज करके एक बैंक बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और हमारी अथॉरिटी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जैसे आप एक जगह पे देखिए, जब आप डिसेंट्रलाइज कर देंगे एसबीआई को तो क्या होगा, हमारा यहाँ कंपटीशन इंक्रीज करेगा, तो हमारा वैल्यूज ठीक रहेगी, जो पैसा है यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, कंपटीशन यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या होगा, हमारी जब कंपटीशन हमारा इंक्रीज कर जाएगा तो इनके बीच कंपटीशन होने के कारण प्राइस में स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगा कि आप डिसेंट्रलाइज करो, लेकिन इस समय की मांग ये है कि एसबीआई के और नकली ब्रांचेज प्लस एम जो महिला हमारी बैंक, इनको मर्ज करके एक बैंक बनाया जाए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहेगा कि नहीं ये सही नहीं है, इससे कंपटीशन हमारा हार्म होगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरत क्या है कि इनको मर्ज किया जाए। तो जो हमारा ओवरलैपिंग है, ठीक है,
जो इनका एरिया डिवाइड किया गया है, इनका जो ओवरलैपिंग होता है, इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो जो आप सेकंड ARC रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि रेगुलेटरी वहीं पे लगाइए जहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी का यहाँ खेल थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। आपने सुना होगा वोडाफोन पे हमारा रेट्रोस्पेक्टिव हमारा टैक्सेशन लगा दिया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी का हमारे यहाँ खेल है कि तराई ने क्या किया था कि कॉल ड्रॉप के लिए 1 रुपये लगा दिए थे और पर डे 3 रुपये पे कैप लगा दिया था कि एक कॉल ड्रॉप होगी तो 1 रुपये देंगे और एक दिन में कितना रुपए दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 रुपये दे सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पे तराई ने जो लाइसेंस दिया वोडाफोन और एयरटेल को, तो वहाँ पे ये बोला गया था कि 2% कॉल ड्रॉप हो सकती है। लेकिन जब इन्होंने वहाँ पे नोटिस जारी किया कि कितने % कॉल पे हमें लिया जाएगा, तो इन्होंने बोला कि 100% जो कॉल ड्रॉप होगी उन पे हम लेंगे 1 रुपये। तो 2% को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया, 2% जो लाइसेंस में था इनको इंक्लूड कर लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई साहब ये तो 2% आपको तो नहीं लेना इसका पैसा, लेकिन आप उसको भी पैसा ले रहे हो, तो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया था कि नहीं ये इलीगल है और वाइड है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे ये है कि आप बेसिकली क्या करिए कि जो सजेशन ये है कि जो हमारे रेगुलेटरी बॉडी है, इनका फिजिकल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनको आप सेपरेट करिए ताकि ये अच्छे से फंक्शन कर पाएँ। अब देखिए, जो स्पेशल कैटेगरी हमारा स्टेटस है, ये हमारा स्टार्ट किया था फाइनेंस कमीशन है 1969 में, ठीक है। अब किस स्टेट को आप बोलेंगे कि स्पेशल कैटेगरी के अंदर आता है, तो आप देखेंगे कि जो हिली और डिफ़िकल्ट टेरेन है, जैसे आप बात कर सकते हैं उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, इसको आप दे सकते हैं आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट दे सकते हैं। दूसरी, जहाँ पे पॉपुलेशन ट्राइबल्स की ज़्यादा है, ठीक है, ST की पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है, तो ये लोग पिछड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आप स्पेशल स्टेटस देकर आप ट्राइबल्स को एक मेन स्ट्रीम में सोसाइटी से आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं, जहाँ पे हमेशा मान लीजिए हलचल होती रहती है, तो वहाँ पे एक स्पेशल अटेंशन चाहिए ताकि उनको अपग्रेड किया जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके लाइवलीहुड को, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक किया जाए। उसके बाद जो इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर से बैकवर्ड है, यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ की सॉइल भी फर्टाइल नहीं है और वहाँ पे कोई इकोनॉमिक का कोई साधन नहीं है, ठीक है, इकोनॉमी जनरेट करने के लिए कोई साधन नहीं है, तो ऐसे स्टेट को भी आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाल सकते हैं। अब देखिए बेनिफिट क्या होगा। पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो 42% जाएगा रेवेन्यू स्टेट्स को, वो रेवेन्यू में कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, चाहे किस भी कैटेगरी की हो। तो सर कंसेशन क्या मिलेगा? कंसेशन मिलेगी एक्साइज ड्यूटी में, ताकि वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी में कंसेशन मिलेगी तो जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो जाके वहाँ पे प्लांट्स लगाएंगे, जिससे प्लांट्स लगाने हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये हमारा वहाँ पे प्लांट्स लगाएंगे और वहाँ पे हमारा रोज़गार पैदा होगा, इसलिए हम लगाते हैं। उसके बाद स्पेशल प्लान होता है, सेंटर असिस्टेंट ग्रुप फंड होता है, ये दिया जाता है। उसके बाद जो मेजर पोर्शन है हमारा नॉर्मल सेंटर असिस्टेंट का 56.2%, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमारा 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट को। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप इनको पैसा आप दे दो, ठीक है, एड तो मिल गया, लेकिन इसके बाद भी इनकी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही है, ठीक है, इनकी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही है। तो क्या पैसा देने से इकोनॉमी डेवलप होगी या साउंड इकोनॉमी पॉलिसी होनी चाहिए? तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं ये कह रहे हैं कि आप पैसा तो दीजिए, लेकिन साथ साथ साउंड इकोनॉमी पॉलिसी भी जो हमारे स्टेट को फॉलो करना ज़रूरी है, ताकि वो अपने डेवलपमेंट को आगे कर सकें। और जो सबसे आगे स्टेट्स हैं, हमारे लीडिंग स्टेट हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तो यहाँ पे एड की प्रॉब्लम नहीं है, साउंड इकोनॉमी पॉलिसी जो स्टेट पिछड़े हैं वो नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट हार्म कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है केसेस की, आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में, ठीक है, और सिक्किम में कम टाइम लगता है। और 86% केसेस ऐसे हैं अभी तक कि उसको 10 से 15 साल लग जाएगा डिस्पोज ऑफ करने में, सॉल्व करने में। तो भाई साहब ये जजेस करते क्या है वहाँ पे? तो देखिए सर, वो भी पर डे 20 से लेकर 150 केसेस सुनते हैं और एक केस पर वो 2 मिनट देते हैं, ठीक है।
तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? तो वहाँ पे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डाटा है ना, ये अच्छे से नहीं है हमारे कोर्ट्स में, जिसकी वजह से एनालाइज हम नहीं कर पा रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है वहाँ पे। उसके बाद क्या है कि हमारा इनएफिशिएंट केस मैनेजमेंट है और जजों की वैकेंसी है, इसकी वजह से हमारी वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आप देखिए 31% इंडिविजुअल जो जेल में है वो ऐसे हैं जिनमें बेलेबल ऑफेंस है, मतलब बेल मिल सकती है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है या तो गारंटर नहीं है, इसकी वजह से ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप पर्सनल बॉन्ड पर, जो कोर्ट से पर्सनल बॉन्ड पर इनको रिहा कर दी जाए। ठीक है, ये अभी अमेंडमेंट आया है इसमें। और आप देख सकते हैं कि 3% लिटिगेंट ऐसे हैं जो हमारे गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है, एडवाइज़र है, जो लॉयर हैं, वो 3% लोग ही ले पा रहे हैं, 97% लोग प्राइवेट लॉयर्स को हायर करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी कोर्ट्स में आ रही है, इस वजह से हमारा डिले आ रहा है। तो ये रहा हमारा दोस्तों पॉलिटी का सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।